हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ एटीपी प्लांट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इस बार मैंने बनाया है कि एटीपी प्लांट फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का जो एटीपी प्लांट होता है वो कैसे होता है। दोस्तों, जितने भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बेसिकली जहाँ पे यूरिया बनती है, वो भी इस निम्न प्रॉपर्टी के माध्यम से, तो वहाँ का जो ईटीपी है वो क्या है, कैसे है, वो मैं इसमें बताऊंगा। इससे पहले शुगर इंडस्ट्री की, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की जो सिंपल एटीपी प्लांट है वो ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है। इसमें बस हम ये बताएंगे जो ईटीपी प्लांट जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो यूरिया बनाती है उसकी कैसे होती है। दोस्तों, अगर आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हो तो आपको मालूम होगा कि सबसे जो मेन पार्ट है वो है एक अमोनिया प्लांट। यूरिया बनाने में जो प्लांट में जो सब प्लांट है, मतलब मेन तो है यूरिया बनाना। और यूरिया बनाने के लिए कौन कौन से सेक्शन है, एक तो अमोनिया प्लांट है, दूसरा यूरिया प्लांट है और तीसरा पावर प्लांट है। एक और है दोस्तों, चौथा जो है जिसे लैब कह सकते हैं, लैब या R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जैसे लैब हुआ, क्योंकि लेबोरेटरी में सारे सैंपल एनालिसिस होते हैं। तो एक तरह से उसे भी आप जान सकते हो, कह सकते हो कि हाँ, वहाँ भी एक जो है पार्ट है। बाकी तो मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिविल है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है। लेकिन हमें बस वो डिपार्टमेंट चूज करना है जहाँ से हमारा जो एफ्लुएंट आता है, यानी कि वेस्ट वाटर आता है। तो अगर हम अमोनिया प्लांट का जो वेस्ट देखें, मतलब वेस्ट में देखें, तो हम यहाँ पे ओनली लिक्विड वेस्ट की बात करेंगे। हम यहाँ पे गैसेस वेस्ट की बात नहीं करेंगे, नहीं सॉलिड वेस्ट की। ओनली हम क्या करेंगे दोस्तों, लिक्विड वेस्ट की बात करेंगे। सॉलिड की तो या आप थोड़ा सा उसके बारे में भी हिंट दे दूँ। जैसे अमोनिया प्लांट है, अमोनिया प्लांट में जो सेक्शन है डिसल्फराइजेशन सेक्शन, तो यहाँ पे दो ही तरह के जो है पोल्यूटेंट निकलेंगे। एक तो हमारा जो है एक तरह से इसमें जो यूज होने वाला कैटालिस्ट है वो एक हार्मफुल है, और दूसरा जो गैस निकलेगी इससे वेंट होगी वो हार्मफुल है। लेकिन जो कैटालिस्ट है वो उसको हम क्या करते हैं, जब वो खराब हो जाता है तो उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जला देते हैं। उसको तो कहीं बहाते नहीं, इन्वायरमेंट में कहीं छोड़ते नहीं, बस उसको हम जला के ख़त्म कर देंगे। जैसे और जो गैसियस वेस्ट है, तो गैसियस वेस्ट को जो है हम, आप जानते हो यूरिया प्लांट में एक फ्लेयर स्टेक जो होती है वो हमेशा जलती रहती है। तो जितने भी जहरीली है या हार्मफुल गैस है उनको ले जाके वहाँ फ्लेयर स्टॉक पे जला देते हैं। तो गैसियस वेस्ट का तो जो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है उसमें जितने भी गैसियस वेस्ट हैं सबको एक फ्लेयर स्टेक है जहाँ पर ऑलरेडी आग जलती रहती है, वहाँ पे ले जाके एनजी गैस मिक्स करा के उसको जला के उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो है जो सॉलिड वेस्ट है, तो सॉलिड वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, अमोनिया प्लांट में आप देखोगे तो मैक्सिमम कैटालिस्ट हैं, चाहे वो डिसल्फराइजेशन हो, प्राइमरी रिफॉर्मर हो, सेकेंडरी रिफॉर्मर हो, शिफ्ट कन्वर्टर हो, या मेथनेटर हो, या सिंगेस जो अमोनिया कन्वर्टर होते हैं, इसमें बस कैटालिस्ट हैं जो एज ए सॉलिड वेस्ट हैं। तो उनको हम जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम जला देते हैं, तो वो भी नुकसानदायक नहीं हुए, गैस को हम ऑलरेडी जला दें। तो यानी कि इन्वायरमेंट में दोनों बिल्कुल कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डाले। अब आते हैं लिक्विड वेस्ट की। तो लिक्विड में जैसे डिसल्फराइजेशन है, डिसल्फराइजेशन में कुछ भी लिक्विड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड बन ही नहीं रहा, वहाँ तो गैस की रिएक्शन हो रही, तो यहाँ भी कुछ नहीं मिला हमें। प्राइमरी रिफॉर्मर में कुछ नहीं मिलता, सेकेंडरी रिफॉर्मर में कोई लिक्विड वेस्ट नहीं है, शिफ्ट कन्वर्टर में कोई नहीं है, CO2 रिमूवल में कोई नहीं है। CO2 रिमूवल में आपको होगा कि जीवी सोल्यूशन है, तो जीवी सोल्यूशन को हम फिर से रीयूज कर लेते हैं, और जब रीयूज करेंगे या रीजनरेट करेंगे फिर उसकी जैसे जैसे कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो उसको हम स्टोर करके जो थर्ड पार्टी होती है बाहर की उसको बेच देते हैं। तो वो ले जाके अपना हाई लेवल की प्रोसेसिंग करके उनको या तो जला देता है या कुछ भी कर दे, उसका वो नहीं है। लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जीवी सोल्यूशन कोई भी वेस्ट नहीं है, वो बाहर नहीं आती, इन्वायरमेंट में नहीं आती। तो यहाँ से भी कुछ पोल्यूशन नहीं निकला, मेथनेशन सेक्शन से भी कोई पोल्यूशन नहीं निकला। सीन गैस कंप्रेसर है,
सिनगैस कंप्रेसर से ऑयली वाटर निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि सिनगैस कंप्रेसर, जब कंप्रेसर जो चलता है तो या तो टरबाइन, उसका टरबाइन ड्राइव है, तो टरबाइन में जानते हो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल या पंपों में लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं, या बेरिंग की कूलिंग वगैरह में। तो एक तरह से ऑयली वेस्ट सिनगैस कंप्रेसर से निकल सकता है। अमोनिया रेफ्रिजरेशन से भी कुछ नहीं निकल सकता। ओवरऑल हम देखते हैं जो है अमोनिया प्लांट से दो टाइप के वेस्ट निकलते हैं, एक ऑयली वेस्ट और दूसरा ब्लो डाउन वाटर। ब्लो डाउन वाटर कौन सा दोस्तों? जो यहाँ पे आप प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी फॉर्मर है तो वहाँ से जो गैस निकलती है, तो गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसको हम एक तरह से सुपर हीटेड स्टीम बनाने में यूज कर लेते हैं बॉयलर में। और जब बॉयलर में स्टीम बनाते हैं तो लगातार बनते रहते हैं, तो स्टीम जो है वो वोलेटाइल है, वो स्टीम के साथ जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है वो बॉयलर में बॉटम में इकट्ठा होते रहते हैं, और उन्हें हम हाई ब्लो डाउन कहते हैं। हाई ब्लो डाउन वाटर जिसमें हाई TDS हो, उसमें लगभग 3000 से ज़्यादा जो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड होते हैं। तो एक वो वेस्ट है। तो अमोनिया प्लांट से बस दो वेस्ट, एक ऑयली वाटर या दूसरा ब्लो डाउन वाटर, दो टाइप का वेस्ट है। अब आते हैं यूरिया प्लांट में। यूरिया प्लांट में CO2 कंप्रेसर सेक्शन है, तो यहाँ से वहीं ऑयली वाटर आ सकता है। HP सेक्शन से हमारा जो है यूरिया की लाइन को फ्लश करोगे, तो यूरिया वाला वाटर मिल सकता है, यानी कि 10% कंसनट्रेटेड वाला यूरिया वाटर मिल सकता है, या मतलब यूरिया वाला पानी आपको मिलेगा। MP सेक्शन, LP सेक्शन, प्री वैक्यूम सेक्शन, कहीं भी आप चले जाओ तो पानी में यूरिया मिला हुआ पाओगे। तो एक तो यूरिया वेस्ट वाटर मिलेगा आपको, या अमोनिकल वाटर मिलेगा। या तो यूरिया वेस्ट वाटर मिलेगा या अमोनिया वाटर मिलेगा, और वेस्ट वाटर में ऑयली वाटर भी यहाँ से मिलेगा। तो ये है इसके मेन जो है यूरिया प्लांट की। अगर बात करोगे तो एक यूरिया वाला पानी और अमोनिया वाला पानी, इनके लिए हम क्या करते हैं, यूरिया वाला पानी और अमोनिया वाले पानी को हम तो रिट्रीट कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं। कहाँ यूज करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी बना दिया है वीडियो पहले से। PCT सेक्शन, यूरिया के सेक्शन में जब जाओगे, जहाँ पे मैं वीडियो बनाई हूँ, तो उसमें मैंने प्रोसेस कंडेंसेट ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से एक वीडियो बनाई है, और उसमें पूरे अच्छे से समझाया है कि यूरिया वाला पानी जो है और अमोनिया वाला पानी है उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये अगर आप देखोगे प्रोसेस कंडेंसेट ट्रीटमेंट कि उसमें हाइड्रोलाइजर से ले जाके पूरा यूरिया वाले पानी को तोड़ते हैं, वो फिर से अमोनिया और CO2 में टूट जाती है, फिर उसको रीयूज कर लेते हैं, CO2 को अलग कर लेते हैं, अमोनिया को अलग कर लेते हैं। तो अमोनिया और यूरिया वाला पानी तो कंटिन्यू हम ट्रीट वहीं से कर लिए, तो ये तो समझ लो कि ये वेस्ट बचा नहीं हमारे पास। अमोनिया वाटर को भी हमने इसी यूरिया प्लांट में ही ट्रीट कर लिया। अब हमारे पास बचा ओनली ऑयली वेस्ट। यहाँ से भी ऑयली वेस्ट मिला, यहाँ से ऑयली वेस्ट प्लस ब्लो डाउन वाटर, तीन हमारे जो हैं अब तक मिले। अब आते हैं नेक्स्ट प्लांट में, यानी कि पावर प्लांट में। पावर प्लांट में DM प्लांट है। DM प्लांट में दो टाइप के वेस्ट पाए जाते हैं, या तो एसिडिक वाटर रहेगा या तो एल्कली वाटर रहेगा, और दूसरा आता है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में वही प्रॉब्लम, हाई ब्लो डाउन का पानी मिलेगा। हाई ब्लो डाउन मतलब जिस पानी में बहुत ज़्यादा TDS हो, टोटल डिजॉल्व सॉलिड बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ भी वही मिलेगा हमें। उसके बाद वेस्ट हीट बॉयलर में देखेंगे जो सेक्शन है, वेस्ट हीट बॉयलर सेक्शन, वहाँ भी आप देखोगे तो आपको हाई ब्लो डाउन वाला पानी मिलेगा। उसके बाद गैस टरबाइन की देखोगे तो गैस टरबाइन में भी आपको ऑयली वाटर मिल सकता है, गैस टरबाइन में ऑयली वाटर मिल सकता है, और हाई TDS वाला पानी भी यहाँ भी मिल सकता है। उसके बाद अमोनिया स्टोरेज में देख सकते हो, तो अमोनिया स्टोरेज में अमोनिकल वाटर मिल सकता है, और दूसरा जो है ऑयली वाटर मिल सकता है। उसके बाद PTP प्लांट, प्री ट्रीटमेंट प्लांट में देखोगे तो वही सॉफ्टनर जो है, प्रेशर सेंड फिल्टर को अगर बैकवॉश किया गया है तो वो वाला पानी आएगा, या तो सॉफ्टनर को रीजनरेट किए हैं तो वो वाला पानी आएगा, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा वेस्ट नहीं है।
बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के वेस्ट मिले अब तक। एक जो मिला हमारा ऑयली वाटर मिला, दूसरा हमारा ब्लो डाउन वाटर मिला, ब्लो डाउन वाटर, और तीसरा हमारा मिला दोस्तों ये अपना लो पीएच या हाई पीएच। क्योंकि यूरिया वाटर और यूरिया वेस्ट वाटर को तो हमने बता ही दिया कि प्रोसेस कंडेंसर ट्रीटमेंट प्लांट को जब वीडियो देखोगे तो पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमोनिकल वाटर भी वही ट्रीट हो गया, ऑयली वाटर बचा, ब्लो डाउन वाटर बचा, और लो पीएच और हाई पीएच बचा, ये 4 बचे। तो दोस्तों लो पीएच और हाई पीएच वाले को भी हम वैसे ही नॉर्मली रिट्रीट कर लेते हैं। कैसे? आप जानते हो कि जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं, एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट और जल बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे आप एसिड में ले लो HCl प्लस इसमें कास्टिक, इसमें मिला दो कास्टिक, तो कास्टिक के रूप में ले लो NaOH, तो ये मिला के बनेंगे NaCl प्लस H2O। तो एसिड और वेस्ट जो है, एसिड लो पीएच और हाई पीएच, लो पीएच और हाई पीएच वाले जो हैं वेस्ट हैं, इनको एक दूसरे से इस रेशियो में मिला देते हैं ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। तो ये भी लो पीएच वेस्ट और हाई पीएच वेस्ट भी हमारे खत्म हो गए। अब बस बचा 2, एक ऑयली वाटर और दूसरा ब्लो डाउन वाटर। तो ब्लो डाउन वाटर के लिए हम लगा रखे हैं दोस्तों RO सिस्टम। हर जो है यूरिया प्लांट में जो है एक तरह से ब्लो डाउन वाटर को हम RO वाटर से रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से गुजार देते हैं। जहाँ पे जो है हाई TDS वाला पानी है RO से पास करेगा तो वो लो TDS वाला पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और उस पानी को फिर से हम कूलिंग वाटर के मेकअप के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ब्लो डाउन वाटर का भी हमारा खेल खत्म हो गया। बाकी जो है आप कहोगे कि कंडेंसेट मिलता है, तो कंडेंसेट चाहे अमोनिया का कंडेंसेट हो, स्टीम कंडेंसेट, चाहे यूरिया का कंडेंसेट हो, उन दोनों को हम क्या करते हैं डीएम प्लांट में भेज देते हैं, जिसे APC UPC के नाम से जानते हैं, अमोनिया कंडेंसेट और यूरिया कंडेंसेट। तो वहाँ पे क्या है, उस पानी को फिर से डिमिनरलाइज करके उसको फिर से हम रीयूज कर लेते हैं एज ए बॉयलर फीड वाटर, बॉयलर फीड वाटर उसका बना लेते हैं। अब हमारे पास बस क्या बचा दोस्तों, ऑयली वाटर बचा। ऑयली वाटर के लिए हम क्या करते हैं कि एक पिट लेते हैं, कोई भी एक पिट में, यहाँ पे आपको एक पिट बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे ऑयल वेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ये ऑयल वेस्ट हमें रिमूव करना है, तो जितना भी ऑयल वेस्ट रहेगा उसको हम एक टैंक में डाल देंगे। टैंक में डाल देंगे, ये टैंक इतना भर गया, पूरा जो है ऑयली वेस्ट से भर गया। अब ऑयल की डेंसिटी होती है कम, वो ऊपर एकदम आ जाएगा, यहाँ पे जो है ऊपरी सरफेस पे आ जाएगा ऑयल, और नीचे क्या बचेगा दोस्तों, पानी। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से एक लाइन से वाल खोल दें तो नीचे का सारा पानी यहाँ से ड्रेन होकर चला जाएगा अलग, और बाकी जो सरफेस पे हमारा ऊपर ऑयल और ग्रीस जो है, ऑयल या ग्रीस ऊपर ही रह जाएंगे। तो इस तरह से हम ऑयल भी पानी में से रिमूव कर दे। क्यों, कैसे रिमूव कर लिया, नॉर्मली बाई ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी की वजह से जो है जिसकी डेंसिटी हाई है वो नीचे बैठेगा, पानी की डेंसिटी अधिक है तो पानी नीचे सरफेस में हमारा पानी रहेगा, ऊपर हमारा ऑयल और ग्रीस तैरेंगे। तो नीचे से हम वाल को खोल के नीचे से इस टैंक के निचले सरफेस से लाइन लेके पानी को अलग कर लेंगे, तो हमारा इसका भी खेल खत्म। ऑयली वाटर भी अब सही हो गया। ये तो हो गया रनिंग में। रनिंग प्लांट में हमारा जो है फर्टिलाइज़र जो यूरिया प्लांट है उसमें यूरिया के जितने भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है रनिंग प्लांट में बहुत जीरो तरह आप कह सकते हो जीरो एफ्लुएंट, यानी कि बहुत कम पोल्यूशन, सबसे कम पोल्यूशन हमारे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में है, उसमें कुछ निकलता ही नहीं है। क्योंकि आप देख ही रहे हो ऐसे ऐसे करके पूरा का एफ्लुएंट को हम ख़त्म कर दिए। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि हमें जो है ATP का यहाँ तक तो आप कहोगे कि यार ATP का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, कहीं भी उस नॉर्मल पानी को तो हम रीयूज कर ले रहे हैं, फिर कहीं भी हम ड्रेन कर सकते हैं, उससे तो कोई नुकसान ही नहीं। लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा आता है कि हमें ATP प्लांट की ज़रूरत होती है। कब आता है दोस्तों, जब हमारा शट डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है या इमरजेंसी फेलियर होती है।
उस कंडीशन में हमें यूरिया भी मिल जाती है, यूरिया वाटर भी मिल जाता है, क्योंकि यूरिया इमरजेंसी के दौरान या शटडाउन के दौरान हमारा जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो वो सारे एक तरह से अमोनिया भी मिल जाती है, अमोनिकल वाटर भी मिल जाता है, यूरिया वेस्ट वाटर भी मिल जाता है, और लो पीएच भी मिल जाता है, हाई पीएच भी मिल जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ईटीपी प्लांट का यूज करते हैं। और वो उस समय हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में दो न्यूट्रलाइजेशन पिट बने होते हैं, दो न्यूट्रलाइजेशन पिट। पहले पिट में हमारा अमोनिया और यूरिया टाइप का जो भी इम्प्योरिटी है, अमोनिया, अमोनिकल वेस्ट वाटर या यूरिया वेस्ट वाटर न्यूट्रलाइजेशन पिट ए में आएंगे। और दूसरे में जैसे लो पीएच और हाई पीएच का डीएम प्लांट का आ गया तो उसको हम रख लेंगे, चाहे कूलिंग टावर हुआ, चाहे डीएम प्लांट हुआ, चाहे, और जहाँ पे अमोनिया और यूरिया ना मिले उसके बगैर वाले को न्यूट्रलाइजेशन पिट बी में रखेंगे। ए में किस टाइप का इफ्लुएंट रखेंगे, जिसका पीएच हाई है, यानी कि अमोनिया और यूरिया को ए में, और इसमें जो है न्यूट्रलाइजेशन पिट बी में अमोनिया और यूरिया को छोड़ के बाकी जितने भी प्लांट के इफ्लुएंट हैं उसको बी में रखेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चूँकि इसमें यूरिया या अमोनिया की मात्रा ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें पानी और मिलाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, और एक तरह से वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डाइल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो यूरिया तो नहीं आती, बस बेसिकली अमोनिया आता है, अमोनिकल वाटर ज़्यादा आता है। तो उसमें जो है हम इसमें मिला के क्या करेंगे दोस्तों, डाइल्यूट कर देंगे। उस टाइम में खूब पानी मिलाएंगे और इतना पानी मिलाएंगे कि वो पूरा डाइल्यूट हो जाए। जैसे आप कहो कि जैसे कोई चीज़ है, अगर डाइल्यूट हो जा रही है तो उसका कम इम्पेक्ट आएगा, अगर कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा। जैसे पारा है, HCl, मरकरी, एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, मरकरी जो है, अगर मरकरी का कंसंट्रेशन जैसे आप जो है 10 mg अगर ले रहे हो तो तुरंत मर जाओगे, मतलब 10 mg से 1 मिलीग्राम अगर मरकरी खा जा रहे हो तो मर जाओगे। लेकिन अगर आप जो है 1 ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन में मरकरी ही है लेकिन 1 ppm है, उसको अगर आप ले रहे हो तो उतना जल्दी आप पे असर नहीं करेगा। यही बात यहाँ होता है। अगर हम अमोनिया को जो है हाई कंसंट्रेटेड अमोनिया को अगर हम डिस्पोजल कर दें तो तुरंत जीव जंतु जितने भी हैं मर जाएंगे। लेकिन उसको बहुत डाइल्यूट कर दें, इतना उसमें पानी मिला दें, इतना पानी मिला दें, इतना पानी मिला दें कि वो जो है उसमें ppm में आ जाए, यानी कि बहुत, जैसे अमोनिया का जो है एक ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन, यानी कि मिलियन मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के हैं और उसमें एक पार्ट जो है अमोनिया के हैं, तो वो इम्पैक्ट नहीं आने देगी। मतलब उस पानी को कोई पिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीव जंतु ईजिली, क्योंकि वो एकदम पूरा डाइल्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह अमोनिया को हम पूरी के पूरी तरीके से डाइल्यूट कर देते हैं। और जो अमोनिया वेस्ट तो ख़त्म हो गया, बाकी जो है न्यूट्रलाइजेशन पिट में हमारा एसिड वेस्ट आया, तो एसिड में हम अगर एसिड वेस्ट आया तो उसमें हम कास्टिक मिला के उसको एसिड और बेस से रिएक्शन करा के न्यूट्रल कर लिए, तो पानी हमारा पीएच उसका 7 हो गया, तो वो सही हो गया, वो न्यूट्रलाइजेशन करके रिमूव करा दिए। उसके लिए हम कास्टिक यूज करते हैं। और अगर एल्कली वेस्ट आया तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे वो जो है कास्टिक और एसिड और बेस मिलकर यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इस तरह से इसे भी रिमूव कर दिए। हमने अमोनिया रिमूव कर दिया डाइल्यूट करके और उसका एरिएशन करके, एक तरह से डाइल्यूट कर दिया, उसके बाद उसका एरिएशन मतलब कि उसे फव्वारे के रूप में छोड़ते हैं, जिससे जो डिजोल्व अमोनिया होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। अमोनिया को रिमूव कर दिया, एल्कली वेस्ट को रिमूव कर दिया और एसिडिक वेस्ट को रिमूव कर दिया। इतने तो हमारे जो हैं इफ्लुएंट रिमूव हो गए। बाकी जो बचा हमारा यूरिया, अगर यूरिया भी रहती है तो यूरिया को हम क्या करते हैं, बॉटम में ही, यूरिया तो आप जानते हो हैवी है पानी के साथ, तो वो बॉटम में रहती है, तो ऊपरी सरफेस पे जितना भी हम जो है उसे वहीं रखते हैं, और उसे या तो आप
वेस्ट जो है उसका जो यूरिया वाला जो वेस्ट है उसको फिर उठा के आप एक तरह से यूरिया प्लांट भेज दो, जहाँ पे उसकी डिजोल्विंग होके फिर से जब फर्दर जब नेक्स्ट प्लांट जब चलेगा तो उस केस में उस जो यूरिया जो बचा हुआ पानी है यूरिया जिसमें मिला है, तो जब प्लांट चलेगा उस कंडीशन में उसका फिर से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, उसको हाइड्रोलाइजर में ले जाकर तोड़ के CO2 और अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर देंगे। उस समय तो उसे रख लेंगे, लेकिन बाद में जैसे प्लांट नॉर्मल हो जाए उसको फिर से रीयूज करके उसका डिस्टिलेशन करके CO2 को अलग अमोनिया को अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा रहा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का हिस्ट्री जो ATP प्लांट है। उसके बाद यहाँ से हमारा न्यूट्रलाइजेशन पिट में न्यूट्रलाइज कर लिए सब कुछ। उसके बाद गार्ड पॉइंट A और गार्ड पॉइंट B बना होता है। A जो है और B जो है, जो एक टाइम एक ही एक्टिव रहता है, गार्ड पॉइंट 8 का भी लाइन में रहेगा, ये स्टैंड बाई है, मतलब कि दोनों एक्टिव हैं, लेकिन एक ये भरा रहेगा तो ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा तो ये भरा, मतलब ये भरा रहेगा तो ये खाली हुआ, मतलब स्टैंड बाई का मतलब समझते हो। उसके बाद गार्ड पॉइंट में हम डाल देते हैं पूरे पानी को। फिर उसकी जो है लैब एनालिसिस होती है। लैब एनालिसिस में उसका कलर, ऑर्डर, pH, TDS, ऑयल एंड ग्रीस, क्लोरीन, टैन, टिकेन और फ्री अमोनिया, BOD, COD, लेड, कॉपर, जिंक, निकिल और फ्लोरीन, फास्फेट, सल्फर, आयरन, वेनेडियम, नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट, इतने पैरामीटर उसके चेक किए जाते हैं। और फिर जब ये जो है विथ इन लिमिट में है, अब आपको ये अगर लिमिट चाहिए और प्लस आपको ये जानना है कि वेनेडियम के कारण अगर नहीं मेंटेन किए तो क्या होगा, या ये टीकेएन क्या है, टेन क्या है, तो आप मेरी वीडियो जिसमें मैंने 40 टाइप के इफ्लुएंट, जैसे ये इफ्लुएंट हैं वो, प्लस उनकी लिमिट, प्लस उनके जो होने वाले हेल्थ इशू हैं वो सारी मैंने डिस्कस कर रखा है, उस वीडियो का आप जरूर देखें। तो ये सब जब पैरामीटर नॉर्मल आते हैं तब हम जाके उसे डिस्पोजल कर देते हैं, तब उसे आप नाले में या रिवर में या कहीं भी डंप कर सकते हो। अगर ये नॉर्मल रेंज में आए तो, अपने लिमिट में आए तब, और कितने लिमिट है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी। इस तरह आप देखोगे कि यूरिया को भी हमने रिमूव कर लिया, अमोनिया को भी रिमूव कर दिया, ऑयली वेस्ट को रिमूव कर दिया, हाई ब्लो डाउन वाटर को रिमूव कर दिया, लो pH को भी रिमूव कर दिया, हाई pH को भी रिमूव कर दिया, यानी कि टोटली हम वो करके अब जो वेस्ट वाटर है उसको पीने लायक या जीव जंतु उसमें जीवित हो सके वैसे बना दिए। दोस्तों सबसे अच्छा ATP प्लांट हम जानते हैं अपने, तो वो है जो है यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का। फर्टिलाइजर प्लांट का इंडस्ट्री का जो ATP है बहुत सही है, उसमें ज़्यादा कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं पाए जाते जिसकी वजह से किसी की जान जाए या जीव जंतु की जान जाए। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।